नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़कर हिंदी की तैयारी करिए। इसमें आज पहला प्रश्न है कि री ध्वनि है। री ध्वनि है तो री जो है मूर्धन्य ध्वनि होता है। इसके अतिरिक्त ट वर्ग के जितने भी अक्षर हैं वो सभी मूर्धन्य हैं और र और श भी मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। फिर अगला प्रश्न है, इसका जो पहला और दूसरा भाग है उसकी प्रैक्टिस कराई जा चुकी है। इस पेपर का यह तीसरा भाग है। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है। भारतीय भाषाओं की व्यवस्था 351 में की गई है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ अयोगवाह हैं। तो अंग और अ ये अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। इसमें अड़ा और ढ़ा, अड़ा और ढ़ा ये उच्छिष्ट ध्वनियाँ हैं। का खा ध्वनियाँ जो हैं ये कंठ ध्वनियाँ हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक युग्म गलत है। लेखा परीक्षक, दुरभिसंध, सम्मित, रिश्वत। इसमें लेखा परीक्षक गलत होगा। ऑडिट का अर्थ होता है लेखा परीक्षा, जबकि इसके साथ अगर ऑडिटर जुड़ जाएगा तो इसका अर्थ होगा लेखा परीक्षक। फिर निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियाँ हैं। महाप्राण ध्वनियाँ तो ये ढ़ और ध, वर्ण का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। तो ये दूसरा और चौथा वर्ण है, इसलिए ये महाप्राण है। चा और जा दिया है तो ये अल्पप्राण है। का और ग दिया है तो ये भी अल्पप्राण है। प अल्पप्राण है जबकि ब महाप्राण है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन सही है। सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष अघोष दोनों होते हैं, सभी स्वरों में घोषत्व नहीं होता है। तो सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य पूछ रहा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ई कॉमर्स के लाभ के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। नगद धनराशि की आवश्यकता नहीं होती। दुकान अथवा प्रतिष्ठान तक जाने की आवश्यकता नहीं होती। धन, श्रम, समय की बचत होती। वस्तु की भौतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान घर बैठे हो जाता है। ई कॉमर्स के लिए ये है कि ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लाभ के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। तो वस्तु की भौतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान घर बैठे हो जाता है, ये कथन गलत है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है। अविकारी शब्द जो होते हैं वो अव्यय होते हैं, जिन पर लिंग, वचन, क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, बाहर, भीतर, बहुत, बड़ा, निकट, दूर, साथ और, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, इन सब शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनित्रयी के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित नहीं हैं। तो भर्तृहरि जो है ये मुनित्रयी में नहीं आते, मुनित्रयी में नहीं आते, जबकि पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन ये आते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है। पूर्वी बोली में बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी आती है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं होती। ई लर्निंग, ई बैंकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये तीनों सेवा जो है इंटरनेट से प्राप्त होती है, ABC, जबकि ई हार्वेस्टिंग ये जो है सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं होती है। शब्द की परिभाषा है, शब्द सार्थक ध्वनि समूह है। शब्द जो है वो सार्थक ध्वनि समूह है, जैसे पुस्तक, कमल, गाय आदि।
विशिष्ट पदरचना रीति, ये किसका कथन है? ये कथन है वामन का। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। वामन का कथन है विशिष्ट पदरचना रीति। कुंतक का कथन वक्रोक्ति काव्य जीवितम, आनंदवर्धन ध्वनिरात्मा काव्यस्य। फिर अगला प्रश्न है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतहीनता और परमुखपेक्षिता से बचा न सके, जो हृदय को पर दुख संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि साहित्य के इतिहास में हम साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। साहित्यिक रचनाएं भी मानवीय क्रियाकलापों से भिन्न नहीं हैं, अपितु वे विशेष वर्ग के मनुष्यों की विशिष्ट क्रियाओं का सूचक हैं। व्यंग्य जीव है कवित्व शब्द अर्थगत अंग, सोई उत्तम काव्य है वर्ण्य व्यंग प्रसंग। तो ये प्रताप शाह की पंक्ति है। अगर व्यंग्यार्थ कौमुदी अगर आपको याद है तो आप ये प्रश्न हल कर सकते हैं। मम्मट का कथन है तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वाप। भिखारी दास कहते हैं कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरूपता। कुलपति मिश्र कहते हैं दोष रहित और गुण सहित कछुक अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कवित्व हैं, ताको करो विचार। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक पूछ रहे हैं, ये है अरस्तु। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, उसको देख लीजिए। विरेचन का सिद्धांत अरस्तु ने दिया है। इनकी पुस्तक है पेरिपोइटेकस। उदात्तवाद लोनजाइनुस है और ये इनकी रचना है पेरिप्सुस। कल्पनावाद कालरिज का है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है बायोग्राफिया लिटरेरिया। फिर है वस्तुनिष्ठ समीकरण निर्वैयक्तिकतावाद, ये टी.एस. इलियट की बुक है। इनकी रचनाओं में द वेस्टलैंड, द सेक्रेड वुड, द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन पोइट्री एंड पोइट्स। फिर अगला प्रश्न देखिए, रस निष्पत्ति की समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत के आचार्य कौन है? तो अभिव्यक्तिवाद जो है वो अभिनव गुप्त का है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। भट्ट का उत्पत्तिवाद है और भट्टनायक का भुक्तिवाद है। शंकुक का अनुमतिवाद है और शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय की परिकल्पना भी की थी। रस निष्पत्ति के संबंध में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना किस आचार्य ने की थी? यह की थी भट्टनायक ने। भोजकत्व और भावकत्व भट्टनायक ने की थी। वयोनरूपः प्रथमस्तु वेशानुरूपश्च गतिः प्रचारः। औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन किस आचार्य का है? ये है भरत मुनि का। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। वयोनरूपः इसको याद कर लीजिए। वयोनरूपः प्रथमस्तु वेशानुरूपश्च गतिः प्रचारः। गति प्रचारानुगतं च पाठ्यं पाठ्यानुरूपो अमनीयश्च कार्यः। काव्यालंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? काव्यालंकार सूत्र यह रचना है वामन की। देखिए वामन की रचना है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, वहाँ सूत्र दिया है तो काव्यालंकार सूत्र। भामा की रचना है काव्यालंकार। जयदेव की रचना है चंद्रालोक और दंडी की रचना है काव्यादर्श।
काव्या शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते कथन किस आचार्य का है? ये है आचार्य दंडी का कथन। और मम्मट का नाम दिया हुआ है, मम्मट है तद दोषो शब्दार्थो सा गुणा वन लिंकृति ही पुनः क्वाप। और रुद्रट कहते हैं शब्दार्थो काव्यम। और वामन कहते हैं काव्य शब्दो अयम गुणालंकार साहित्यो शब्दार्थयोर वर्तते। फिर है आदोषो सगुणो सालंकारो काव्यम। तो ये कथन किसका है? आदोषो सगुणो, तो ये कथन है हेमचंद्र का। और जयदेव का है अंगीकरोति च काव्यम शब्दार्था वनलंकृति। आनंदवर्धन का कथन है काव्यसात्मा ध्वन रीति बुधैर्य सम्मानतार पूर्व वाक्यम रसात्मक काव्यम। ये है विश्वनाथ का। उत्तर आधुनिकतावाद शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया है? ये किया है जॉन वर्थ ने। उत्तर आधुनिकतावाद, तो कहीं कहीं इनका नाम जॉन वर्थ भी दिया है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अपने अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। अगला प्रश्न है कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। तो ये इलियट का कथन है। क्रोंचे कहते हैं कि सहजानुभूत अभिव्यंजना की आंतरिक प्रक्रिया है। अरस्तु कहते हैं चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह कभी भी अनुकरता है। रिचर्ड्स मेरे विचार में आलोचना अनुभूतियों के पृथक्करण तथा मूल्यांकन का प्रयास है। यह हम तब तक नहीं कर सकते जब तक अनुभूतियों के स्वरूप कुछ ज्ञान न हो अथवा मूल्यांकन एवं संप्रेषण के सिद्धांत न हो। अमिय झरते चहु ओर सो नयन ताप हरिलेत, राधा जू के बदन चंद उदित के ही हेत। इसमें अलंकार पूछ रहा है, तो ये प्रतीप अलंकार है। यहाँ पे जब उपमान को उपमेय से नीचा दिखाया जाए तो वहाँ पे प्रतीप अलंकार होता है। यहाँ पे पुस्तकें सिद्धांत दिया हुआ है और यहाँ पे उनके प्रतिपादक दिए हुए हैं। अरस्तु का जो है ये है अनुकरण सिद्धांत, और टी.एस. इलियट का है निर्वैयक्तिकता सिद्धांत, कालरिज का है कल्पना का सिद्धांत, और आई.ए. रिचर्ड्स का है मूल्य सिद्धांत। फिर अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। हिंदी साहित्य लेखन में गारसा द तासी ने अपनी पुस्तक लिखा था, उन्होंने इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी में। फिर है भाषा की कसौटी पर एक ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है और पृथ्वीराज रासो के बारे में है। पृथ्वीराज रासो को जो प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं वो हैं ग्रियर्सन, मिश्रबंध, कर्नल टाड, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, डॉक्टर दशरथ शर्मा। अप्रामाणिक मानने वाले में रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर ओझा, मुंशी देवी प्रसाद और श्यामल दास। और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले में सुनीत चटर्जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? पाहुड़ दोहा में, ये दोहा लिखा हुआ तो ये दोहे में है, बाकी इन सब में कड़वक शैली अपनाई गई है। कड़वक शैली का मतलब इसमें
चौपाई और चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धत होती है, वो कड़वक शैली है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है, तो सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है कि को कब हृदय नहीं मिला था, इनमें वह सहृदय और भावुकता न थी जो एक कवि में होना चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। तो रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को भक्ति काल के सगुण धारा के फुटकल रचनाओं के शीर्षक के अंतर्गत रखा है, मतलब फुटकर कवियों के अंतर्गत रखा है, पूर्ण रूप से भक्ति काल में नहीं रखा। तो ये केशवदास के बारे में उन्होंने कहा है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? ये लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और प्रकाशन वर्ष इसका 1929 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। अमानस के पर झिलमिल चंदा पूनम के धरसूर, माद कै करे व्यंद गरजय बाजत अनहद दूर। ये पंक्ति किसकी है? ये गोरखनाथ की पंक्तियाँ हैं। गोरखनाथ जो है नाथ सिद्धों में नाथों में आते हैं। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। नागार्जुन, गढ़भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर, मलयार्जुन। और गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया था, जिसमें हठ शब्द में हा का अर्थ है सूर्य तथा ठा का अर्थ है चंद्रमा। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।